सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, आज के इस चैप्टर में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हम काफी कुछ चीजें देखने वाले हैं। और जैसा कि तुम्हें मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था, यानी कि कल वाले वीडियो में, कि यार आज का जो वीडियो है ना बहुत कमाल का होगा। सो होप कि तुम लोगों ने पहला वाला एपिसोड देख लिया होगा, यानी कि इससे पहले वाला चैप्टर को देख लिया होगा, क्योंकि मैं अब रिव्यू में टाइम जाया नहीं करना चाहती। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस वीडियो की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और हमने देखा था कि यहाँ पे एंशिएंट डीमन बाइलू ने जो सेलेस्टियल कपल्स थे उनकी तरफ अटैक कर दिया था। और तभी यहाँ पर जो सेलेस्टियल कपल में वो जो लेडी थी, जिसे कि फॉर्मेशन मास्टर भी कहा जा सकता है, वो यहाँ पर सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन के द्वारा लगाए गए सारे के सारे फॉर्मेशन को ट्रिगर कर देती है, यानी कि उन्हें एक्टिवेट कर देती है, जिसके चलते बाइलू को यहाँ पर रुकना पड़ता है। और अभी यहाँ पे इनकी विश फाइट होने वाली थी, लेकिन एंशिएंट डीमन बाइलू पहले ही क्लियर कर देता है कि देखो मेरा जो गोल है वो अलग है, तुम्हें यहाँ पर सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर वो एंशिएंट डेविल यानी कि ताजिया वो चाहिए। और तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं कि तुम अकेले इसका सामना कर पाओ। तो बताओ आखिर मेरा क्या ख्याल है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन जो कि इन सबकी बातें सुन रहा था, वो तब तक पिल्स खा के रिकवर भी हो चुका था, लेकिन अभी भी उन सारी इंजरीज का असर उसकी बॉडी पर नजर आ रहा था। इस दौरान यहाँ पे सेलेस्टियल कपल्स भी बाइलू की बात मान जाते हैं। इस दौरान वांगलिन की कंडीशन देखकर एंशिएंट डीमन बाइलू को भी गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि आज वांगलिन के चलते ही वो इस हद तक पहुंच चुका है, वरना शायद किसी और कंट्री का एंशिएंट डीमन उसे डिवोर करके अपने पावर को बढ़ा लेता। अब यहाँ पे वो वांगलिन से कहने लगता है कि जब तुम्हारा उस आदमी से सामना होना जिसने तुम्हारी ये हालत की है, बस तुम मुझे एक बार बताना, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। वांगलिन स्माइल करता है और कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन जब वक्त आएगा तो आप भी पलटोगे नहीं। बाइलू मान जाता है। अब यहाँ पर सेलेस्टियल कपल के पास 3 बहुत ही रेयर पिल्स थे जो कि किसी की भी इंजरीज को इंस्टेंटली हील कर सकते थे, तो उन 3 में से एक ये वांगलिन को दे देते हैं। अब सेलेस्टियल कपल्स वांगलिन को बताते हैं कि फिलहाल के लिए तुम्हें अपनी इंजरीज को फुल्ली रिकवर कर लेना चाहिए, और जब सब साथ में यहाँ पे आ जाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो आगे के 3 फ्लोर्स हैं वो काफी ज्यादा प्राइवेट फ्लोर्स हैं, और जब से मास्टर किंगलिन गए हैं तब से लेकर यहाँ क्या चेंजेस हुए हैं इस बात का हमें कोई आइडिया नहीं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं और सभी लोग ऑलमोस्ट 1 महीने यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। इस दौरान मास्टर वॉइड, वो सेंट्रेंस और जो ब्लैक रोब पहने हुए बंदा था, ये तीनों यहाँ पे आ चुके थे। अब यहाँ जैसे ही वांगलिन उसकी तरफ देखता है तो यहाँ मास्टर वॉइड, जो कि वांगलिन को किलिंग इंटेंट के साथ देखते हुए वांगलिन पर हमला करने को सोचता है। वांगलिन यहाँ पे स्माइल करता है और यहाँ पे बाइलू को याद दिला देता है उसका वादा, और कहता है कि ये वही पर्सन है जिसने कि मुझे इंजर्ड किया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एंशिएंट डीमन बाइलू और सेलेस्टियल कपल और सीनियर ज़ियाओई सभी लोग एक डायरेक्शन में से घूरते हुए देखते हैं, लेकिन इनका काम खत्म ही नहीं होता कि सीनियर ज़ियाओई इस पे टूट पड़ते हैं, जो देखकर मास्टर वॉइड भी एकदम अबाक से हो जाते हैं और इमीडिएटली काफी दूर पीछे हट जाते हैं। वैसे भी इस वक्त लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इनका कल्टीवेशन लेवल जो है वो निर्वाणा शैटरर के बिल्कुल मिड स्टेज पे था। यहाँ पे वो वांगलिन के स्टेटस को और ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से लेता है कि आखिर ये क्या बंदा है कि जिसके इतने पावरफुल दोस्त हैं। अब वो सभी को याद दिलाता है कि वो कल्टीवेशन अलायंस का एक एल्डर है, लेकिन एंशिएंट डीमन बाइलू कहता है कि अगर आज तुम्हारा भाई लिया होता ना तो भी शायद तुम्हें बचा नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारे भाई ने ही बाकियों के साथ मिलकर कल्टीवेशन अलायंस बनाया था, तो तुम तो उस अलायंस के बस एक एल्डर हो, तो तुम क्या सोचते हो कि तुमसे हम डरते हैं। अब यहाँ पे मास्टर वॉइड का किलिंग इंटेंट और ज्यादा तेज होता है, जिसके चलते वांगलिन और सीनियर ज़ियाओई दोनों इस पे टूट पड़ते हैं। अब यहाँ पे मास्टर वॉइड भी एक जायंट सा वॉर्टेक्स क्रिएट करते हैं ताकि वांगलिन और सीनियर ज़ियाओई के अटैक को वो यहाँ पर डॉज कर पाए, और वांगलिन ने तो यहाँ पर अपने उसी वर्मिलियन बर्ड मार्क को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसके चलते चारों तरफ आग की लपटें देखी जा सकती थी। अब यहाँ पे सेलेस्टियल कपल्स भी ज़ियाओई को मरने नहीं दे सकते थे, तो अब यहाँ पर उन्हें इसकी हेल्प करनी पड़ती है, और ऊपर से वांगलिन को भी प्रोटेक्ट करना था, तो पीछे कैसे हट सकते हैं। यहाँ पे वो मास्टर वॉइड के अटैक को अपने पावर से पूरी तरीके से लॉक कर देता है, यानी कि सील कर देता है। इस दौरान जब ये सारा खेल हो रहा था ना, कि तभी हम देखते हैं कि सीक्रेटली जो एंशिएंट डीमन बाइलू है वो यहाँ पे समझ जाता है कि मास्टर वॉइड कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, और यहाँ पर जैसे ही वो अपने पास से एक मिस्टीरियस सी चीज को बाहर निकालते हैं और वांगलिन की तरफ थ्रो करने वाला था कि एंशिएंट डीमन बाइलू सामने आते साथ ही उसे डिवोर कर जाता है। ये सब कुछ पलक झपकते हुआ था, और अब तो वांगलिन और ज़ियाओई ये दोनों हाथ धो के इसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसके चलते मास्टर वॉइड को भागना पड़ता है। लेकिन वांगलिन का ये जो वर्मिलियन बर्ड था ये तो अलग ही नशे में था, लिटरली बिल्कुल इसके सर के पास पहुंच चुका था। मास्टर वॉइड जैसे तैसे इसको स्प्लिट करने में कामयाब होते हैं, लेकिन ये तो और ज्यादा क्लोन बना के मास्टर वॉइड के पीछे पड़ चुका था। मास्टर वॉइड यहाँ उसी सेंट्रेस की तरफ देखते हैं उम्मीद भरी निगाहों से, लेकिन वो जानती है कि वांगलिन के पास वही आयरन स्वॉर्ड है और उसकी ताकत वो देख चुकी है, जिसके चलते वो भी अपनी नजरें
नीचे कर लेती है। अब यहाँ पे मास्टर वॉइड सीधा जो सेलेस्टियल कपल और बाइलू है इन सभी को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि अगर तुम लोग मुझे एक मौका देते हो तो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, ताकि हम साथ मिलकर आगे के रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ पाए। अब ये सुनकर ये लोग भी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि तभी यहाँ पर ऑल सीर और लिंग तियान हो भी अपीयर होते हैं। अब यहाँ पे ऑल सीर को देखते साथ ही मास्टर वॉइड हेल्प मांगते हैं, लेकिन ऑल सीर तो बस उसे देख के स्माइल करता है कि तभी यहाँ पर वांग लिन पूरी तरीके से फ्लेम की मदद से इसे घेर चुका था। अब यहाँ पे सीनियर ज़ियाओई स्वॉर्ड में वापस से ट्रांसफॉर्म होकर बिल्कुल इसके बॉडी के आर पार पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है, लेकिन मास्टर वॉइड यहाँ पर एक स्पेल को यूज करने लगता है जो कि ऑल सीर पहले ही जैसे जान चुका था, तो वो अपनी पावर की मदद से यहाँ उसे रोक देता है। वो कम्प्लीटली फ्रीज हो चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे सीनियर ज़ियाओई इसे बहुत तगड़ी वाली डैमेज देते हैं और फिर अगले ही पल वो वांग लिन के पास वापस आ चुका था और वांग लिन से कहता है कि मेरे भाई माफ करना कि मैं इसे खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं इसे मारने को जाता तो शायद मेरी जान भी चली जाती, क्योंकि यहाँ पर इसे तगड़ा वाला बैक स्लैश हिट हुआ था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टर वॉइड है इसकी पुरानी इंजरीज भी जाग चुकी थी और अब वो पहले से ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिलियंट वॉइड की जैसे सेंट्रेस कहा जाता है वही फीमेल कल्टिवेटर वो आगे आते हुए वांग लिन और सभी से कहने लगती है कि उम्मीद करता हूँ कि अब हम सभी लोग एक साथ मिलकर कोऑपरेट करेंगे और फेलो कल्टिवेटर वांग आपको भी इससे मसला नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑल सीर भी सेलेस्टियल कपल और बाकी सबसे कहते हैं कि हाँ जो होगा हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेलेस्टियल कपल की वो जो वुजुआन थी वो यहाँ पर सभी को टेलीपोर्ट करते हुए सीधा 7th फ्लोर की तरफ ले जाती है, जहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन इसी बीच इन्हें सामने दहकती हुई आग नजर आती है, जिसके चलते सभी समझ जाते हैं कि अभी इनके बीच से होकर ही हमें आगे बढ़ना होगा, यानी कि 8th फ्लोर तक। लेकिन यहाँ पे मास्टर वॉइड जो कि इन सब में सबसे ज्यादा इंजर्ड थे वो यहाँ पर वांग लिन, ऑल सीर और ज़ियाओई इन तीनों की तरफ देखते हुए मन में कहते हैं कि मैं मास्टर वॉइड मैं अपनी कल्टीवेशन और अपने दाव हार्ट की कसम खाता हूँ कि तुमने जो मेरे साथ आज किया है ना, मैं इसका बदला तुमसे सूत समेत लूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी पावर की मदद से यहाँ पर ये जितना भी दहकता हुआ आग था जो कि किसी वॉल्केनो को बिल्कुल टॉप पर लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि इसके नीचे बहुत बड़ा वॉल्केनो मौजूद है, तो वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान वांग लिन जिसके पास वर्मिलियन वर्ड मार्क है और अब तो इसके पास फ्लेम की पावर है, तो वांग लिन को मसला नहीं होता, लेकिन वांग लिन जब इस आग की तरफ यानी नीचे देखता है ना, तो उसे ख्याल आता है कि क्यों ना मैं सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन का जो चौथा स्पेल है उसकी प्रैक्टिस करूं, जिसका नाम है माउंटेन क्रम्बलिंग और जो कि बेसिकली फायर पावर से ही रिलेटेड है। और एक बार सेलेस्टियल लॉर्ड किंग श्री जब बैटल कर रहे थे तो यहाँ उसने वांग लिन को दिखाया था कि आखिर इसे कैसे यूज किया जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद पास रुक जाता है और यहाँ पे कुछ वक्त गुजारने के बाद वांग लिन अपनी इंजरीज को वापस से रिकवर करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर काफी अमाउंट में फायर ओरिजिन एनर्जी था। ज्यादातर लोग यहाँ पे आगे बढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वही ब्लैक रोब पहने हुए बंदा जो कि वांग लिन को देखकर मन ही मन प्लान बना रहा था कि बस मुझे एक बार सही मौका मिल जाए जिसके बाद मैं इसे डिवोर कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो ड्रैगन है ये फ्लेम ड्रैगन है और इसे डिवोर करते हुए इसकी ताकत को मैं बढ़ा सकता हूँ। अब यहाँ पे ये बंदा बहुत ज्यादा अलर्ट भी था, क्योंकि जरा सा किलिंग इंटेंट और ये गया काम से। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 महीना और बीत जाता है। अब फाइनली वांग लिन सोचता है कि अब यहाँ पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मेरी इंजरीज भी पहले से ज्यादा हील हो चुकी है और अब मुझे थोड़ा और आगे जाना होगा। इस दौरान वांग लिन आगे बढ़ता है कि तभी वांग लिन फील करता है कि क्यों ना पहले यहाँ की ओरिजिन एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया जाए, आगे ये मेरी बहुत ज्यादा काम आएगी। वैसे भी पता है नहीं कि 8वें फ्लोर पे है क्या, और ऑल सीर और लिंग तियान तो पहले ही जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ जितनी भी फ्लेम थी यानी कि जो लावा की समान दहक रही थी ऐसे उसको पूरी तरीके से अपने अंदर डिवोर करना शुरू कर देता है। जब ये चीज उस ब्लैक रोब वाले बंदे की नजर में पड़ती है तो वो बिल्कुल ऐसे दहशत में आ चुका था और अब वांग लिन को डिवोर करने का जो उसका ख्याल था ना वो कहीं ना कहीं मन से हटने लगा था, क्योंकि इसे जो कि खुद एक डेविल जैसा दिख रहा है इसे कौन डिवोर करे। वांग लिन यहाँ पे इस फ्लेम के इनर वर्ल्ड में पहुंच चुका था जहाँ पर चारों तरफ जैसे आग ही आग लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि किसी ज्वालामुखी की चट्टान के ऊपर ये बसा हो, यानी कि हर तरफ काली मिट्टी काली राख, बीच बीच से आग दहक रही है। और तभी यहाँ पे वांग लिन को एक जाइंट सा फायर पैलेस नजर आता है और इसके एंट्रेंस पे ही एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ था द डेविल्स पैलेस। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑलरेडी बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे हुए थे और अब वांग लिन भी इन्हें जाके ज्वाइन कर लेता है। सभी मिलकर इस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस दौरान वांग लिन बिना किसी की नजर में आए, बिना किसी को फील कराए अपने एंशिएंट वर्ल्ड की पावर्स को भी एक्टिवेट करता है और फिर दोबारा से सभी लोग कंबाइन अटैक करते हैं और एंड में एंशिएंट डीमन बाइलू भी अपनी एंशिएंट पंच का यूज करता है। बहुत बड़ा यहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है और फिर सभी लोग खुद को कवर कर लेते हैं और यहाँ पे आग की लपटों से बीच से ये गेट पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका था, जिसके चलते यहाँ पर जो वॉल्केनो था वो पूरी तरीके से ऐसे एक्टिव हो चुका था। एंशिएंट डीमन बाइलू सबसे पहले गेट के अंदर एंट्री मारता है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो ब्रिलियंट वॉइड की वो जो लेडी थी जिसे कि सेंट्रेस भी हम कहते हैं, वो यहाँ पर कुछ मिस्टीरियस सा फील करती
करती है, उसके आसपास ब्लैक फॉग जमा होने लगता है और तभी एक हाथ उसे वोल्केनो से निकलते हुए जकड़ लेता है। सेलेस्टियल कपल्स की नजर भी उस पे जाती है लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करते कि तभी फ्लेम्स के बीच में जैसे ही वो सेंटर से जा गिरती है कि तभी यहाँ पे एक मिस्टीरियस से कॉफिन से एक फिगर बाहर आता है, जिसे देखते साथ ही सेलेस्टियल कपल समेत सभी लोग बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन सेलेस्टियल कपल्स का जो एक्सप्रेशन था वो देखने लायक था और उसे देखते साथ ही वो वांग लिन को इशारा करते हैं और अब ये लोग जल्दी से यहाँ से बस निकलना चाहते थे। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि आग की लपटों से एक जायंट सा फायर ड्रैगन बनता है, जो कि यहाँ पर सभी लोगों के साथ साथ इस पूरे के पूरे जो पैलेस था ना, इसको तक डिवोर कर जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हो रहा था तो वो वांग लिन था, क्योंकि उसे फायर ड्रैगन के अंदर काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन तो अब यहाँ पर इस फायर ड्रैगन के अंदर की जितनी भी ओरिजिन एनर्जी है उसे भी धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर रहा था। अब यहाँ वांग लिन एक चीज नोटिस करता है कि ये जो फायर ड्रैगन है या फिर ये आग की जितनी भी जगह है ना, यहाँ पर एक फायर ड्रैगन की स्पिरिट मौजूद है और जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस दौरान वांग लिन की नजर यहाँ पर वही दो लेडी पे जाती है, यानी कि पहली जो कि ब्रिलियंट वर्ल्ड की सेंट्रेस मानी जाती है और साथ में उसकी डिसाइपल। यहाँ पर जो एल्डर थी वो तो बेहोश थी, लेकिन पास में जो लड़की थी वांग लिन इसे पहले भी देख चुका था और अब वांग लिन सीधा से पूछ ही लेता है कि अगर तुम अब तक यहाँ पे सरवाइव कैसे कर पा रही हो, क्योंकि वांग लिन देख पा रहा था कि ये दोनों एक बबल टाइप के प्रोटेक्टिव लेयर में कवर थी और ये लड़की होश में थी। इसका कल्टीवेशन भी इतना ज्यादा हाई नहीं। वो लड़की उसे बता देती है कि मेरे पास मेरी बहन का दिया गया एक ट्रेजर है जिसके चलते मैं यहाँ तक सरवाइव कर पाई। यहाँ पर ये लड़की वांग लिन को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि मास्टर वाइट का क्या हाल किया था इसने अपने एल्डर से वो सब कुछ पता कर लिया था। अब वांग लिन इससे ये बात भी कंफर्म कर लेता है कि ब्रिलियंट वाइट सेक्ट की जो असली सेंट्रेंस है वो बल्कि ये एल्डर नहीं बल्कि इस लड़की की बड़ी बहन है। यहाँ पे वांग लिन सीधा उस एल्डर की तरफ बढ़ता है, यानी कि वही वुमन की तरफ, जिसे देखकर ये जो लड़की थी जो कि यंग थी वो कहने लगती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। लेकिन वांग लिन का इरादा तो कुछ और था। यहाँ पे ये एल्डर जो थी वांग लिन इसे देखकर ही समझ चुका था कि ये मौत के बहुत ज्यादा क्लोज है। वांग लिन यहाँ पर इसके मेमोरीज को पूरी तरीके से खंगाल के रख देता है ताकि उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और वो भी लू मई के बारे में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन बहुत सी चीजें देखता है, लेकिन फाइनली इससे लू मई का जो ओरिजिनल अवतार है यानी कि मू बिंग मई, उसके बारे में वांग लिन को काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि असल में जो सेंट्रेस है वो और कोई नहीं इस जनरेशन की बल्कि मू बिंग मई है, यानी कि लू मई का ओरिजिनल फिगर। और यहाँ पे ये भी पता चलता है वांग लिन को कि अगर जो कल्टीवेशन मेथड वो यूज कर ये वो पूरा हो जाए ना, तो वो शायद यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाएगी, यानी कि उसी ब्रिलियंट वाइट रेलम की। अब मू बिंग मई को देखते साथ ही वांग लिन को वांग पिंग के लिए बहुत बुरा लगता है, उसे काफी ज्यादा हर्ट भी होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग पिंग जो कि हेवन डिफाइंग बीट के अंदर था, अचानक से इसके अंदर भी फ्लक्चुएशन होने लगती है। इस दौरान वांग लिन को और ज्यादा कुछ जानना था कि आखिर मू बिंग मई का राज क्या है। वांग लिन को यहाँ इसके बारे में और भी बहुत सी चीजें जाननी थी, तो वो यहाँ पर इस लड़की से डील करता है कि मैं तुम्हारे एल्डर को बचाऊंगा, साथ ही तुम्हें यहाँ से आगे ले जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे तुम बस अपनी मेमोरी दे दोगी जिसके अंदर बस मुझे थोड़ा सा झांकना है। लड़की मान जाती है और वांग लिन सब कुछ निपटाने के बाद एक सेफ जगह में जाकर इसकी मेमोरीज को देखना शुरू कर देता है, जहाँ पे इसे पता चलता है कि जो लू मई का ओरिजिनल फिगर है यानी कि मू बिंग मई, इसका प्लान बहुत ही तगड़ा वाला है। ये असल में हेवनली सोल दाव को कल्टीवेट कर रही है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस। और यहाँ पर मू बिंग मई ने अपने 9 बहुत ही पावरफुल क्लोन्स को बनाया था, अलग अलग डायरेक्शन में फैला दिया था और इन सभी को कल्टीवेट करने के लिए छोड़ दिया था। इनकी जो कल्टीवेशन है ये काफी स्मूथली गुजर रही थी और सभी लोगों को खबर तक नहीं थी कि वो बस एक क्लोन है। मू बिंग मई ने एक स्मार्टली मूव खेला था जिसके चलते किसी भी क्लोन को यानी अवतार को पता ही नहीं चलता कि वो बस एक अवतार है, लेकिन हाँ उसने उस स्पेल के अंदर एक फ्लॉ छोड़ा था कि जिसके चलते जैसे ये लोग निर्वाणा क्लेंसर तक के स्टेज पे पहुंच जाएंगे यानी कि इनफ ताकतवर हो जाएंगे, तो तब जाकर इन्हें रियलाइज हो जाएगा कि असल में ये एक क्लोन है और इनके अंदर रेजिस्टेंस भी पैदा नहीं होगी और आगे चलकर ये उसके साथ फ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हर मेथड के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती है और इस मेथड का रिस्ट्रिक्शन ये था जितने क्लोन्स बनाए जा रहे हैं फ्यूज होते टाइम इन सभी का वर्जन होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मू बिंग मई का जो नवा और आखिरी क्लोन था यानी कि लू मई, इसके साथ क्या होता है ये तो तुम जानते ही हो, और बस उसी के चलते मू बिंग मई का जो कल्टीवेशन लेवल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके आगे कुछ भी नहीं पता चलता क्योंकि इस लड़की की मेमोरीज के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया है। तो वांग लिन ने इसे यहीं पे छोड़ देता है और यहाँ से आगे जाने का रास्ता भी वो उसे बता देता है। साथ ही वांग लिन अपनी भी जितनी भी मेमोरीज थी इन दोनों के अंदर उसे भी इरेज कर देता है। तभी यहाँ पर वांग लिन को लिंग तियानहू की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि आगे कुछ गड़बड़ है और जैसे ही जाता है तो देखता है कि यहाँ पर एक ब्लैक कलर का डेविलिश फिगर ने लिंग तियानहू की हालत खराब कर दी थी। लिटरली यहाँ पर लिंग तियानहू ने अपने उस किलिन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसकी सोल को भी, लेकिन फिर भी इसके पीछे पड़ा था और वांग लिन को देखते हुए यहाँ पे मदद मांगने लगता है, लेकिन उसे आगाह करते हुए बताता है
कि स्पेल का यूज मत करना क्योंकि इस पर असर ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि ये सबको डिवोर कर सकता है, सबको मतलब एक स्पेल को भी। यहाँ पे लिंग त्यानो एक बहुत ही रेयर स्वॉर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते से काफी ज्यादा दुख होता है कि पहले किलिन फिर स्वॉर्ड और मैं न जाने क्या क्या खो चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। अब वांग लिन जैसे ही इस फिगर को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि लेफ्ट आई में उसे 8 स्टार रोटेट होते हुए नजर आते हैं, जिसमें से एक जो था वो ऑलमोस्ट डिम हो चुका था। वांग लिन समझ चुका था कि ये एक एंशिएंट डेविल है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंग त्यानो के चेस्ट पर उसे एक मार्क भी नजर आता है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा इंजर्ड था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो डेविल था ये वांग लिन की तरफ चार्ज करता है क्योंकि वांग लिन ने एंशिएंट गॉड पंच का यूज किया था इसकी तरफ, और लिंग त्यानो क्योंकि आगे था तो वो नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन ये जो एंशिएंट डेविल था ये वांग लिन को नोटिस कर चुका था और वो भी एंशिएंट गॉड की, और वो कैसे छोड़े। पर तब तक वांग लिन कार्मा विप को चला चुका था, जिसके चलते इसे 2 कदम पीछे हटने पड़ते हैं, लेकिन घुमा के वो एक जायंट सा पाम अटैक आगे बढ़ाता है जिस पर एक इम्प्रिंट भी था। ये देखते साथ ही लिंग त्यानो वांग लिन को आगाह करता है, पर वांग लिन इसमें कुछ फील करता है, फेमिलियर और स्माइल करता है, जो देखकर लिंग त्यानो भी कंफ्यूज था, पर वो फिर भी वांग लिन को बताता है कि इससे बच के रहना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब हम देखते हैं कि ये जो डेविल था ये एक बीस्ट का भी फॉर्म ले चुका था और वांग लिन की तरफ चार्ज कर रहा था, लेकिन वांग लिन ने इस हैंड प्रिंट को देखते साथ यहाँ पर सेम ऐसा ही हैंड प्रिंट अटैक इसकी तरफ कर देता है, और ये वही अटैक था जो कि वांग लिन ने डीमन स्पिरिट लैंड में डीमन जनरल मो लिहाई के अगेंस्ट में यूज किया था, जबकि वांग लिन तब सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पे था और अब तो वो निर्वाणा स्क्रायर के लेट स्टेज के पीक पे। तो अटैक के इम्पैक्ट का असर तुम देख ही सकते हो। यहाँ पे वांग लिन का जो ये हैंड प्रिंट था ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना कि इसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अब इस डेविल की तरफ चार्ज करता है। यहाँ पे वांग लिन ने बस इस अटैक को कॉपी करने के वो यूज किया था, लेकिन उसका इरादा नहीं था कि ये फुल पावर पे यूज करे, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा तगड़ा था कि जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ की चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ऐसे ये जो डेविलिश बीस्ट था ना, इसको ऐसे हाथ से मसलते हुए सामने वाली दीवार पे सटा देता है। उस तरफ का पूरा पैलेस धराशायी हो चुका था। यहाँ पे वांग लिन बस ऐसे कूल वे में ना अपने हाथ को ऐसे झटकाता है कि यार कुछ ज्यादा ही पावर लग गया है। ये देखकर तो लिंग त्यानो ऐसे शॉक्ड हो जाता है कि उसका मुंह ऐसे खुला का खुला था। वो यहाँ पे मन में कहता है कि ये लड़का हर बार कोई एक मौका नहीं छोड़ता मुझे सरप्राइज करने का। मतलब जिस हैंड प्रिंट के चलते ये इस कदर इंजर्ड हो चुका है, वांग लिन ने उसे एवे निपटा दिया। जिसके बाद वांग लिन लिंग त्यानो से कहता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे लिंग त्यानो तो वांग लिन से डरते उसके पीछे से फॉलो करते हुए जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम दोनों के बीच बैटल हुआ तो ये मुझे मसल के रख देगा। कल्टीवेशन हाई होने से क्या होता है, स्किल्स मैटर करती है, ये बात अच्छे से लिंग त्यानो समझ चुका था। दोनों यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान वांग लिन जो है आगे का रास्ता क्लियर करने के लिए उसी सिल्वर कॉप्स को आगे की तरफ भेजता है, और जैसे इसे निकालता है ना उसके पास से, तो यहाँ लिंग त्यानो और ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसके पास इतना हाई ग्रेड का पपेट है। ये तो बिल्कुल प्रोफाउंड मिस्ट्री है, और ऐसा सिर्फ उसने आज तक ऑल सीड को कहा था। इस दौरान वांग लिन देखता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा। साथ ही यहाँ पर 100 मोमबत्तियों में से बस एक यहाँ पे जल रही थी। यहाँ पे वो लिंग त्यानो से सारी कहानी मालूम कर लेता है कि कैसे ये नवे गेट को ओपन करने के लिए जब आगे बढ़ रहे थे, तो इस दौरान यहाँ पर बहुत बड़े डेविलिश शैडो फिगर इमीडिएटली अपीयर हो गए। तादाद में ये 3 थे, लेकिन इनमें से एक ने सबसे पहले मेरी तरफ चार्ज किया, दूसरा वाला मास्टर वाइट के पीछे पड़ गया और तीसरा वाला भी उसे फॉलो करने लगा। लेकिन इस दौरान ऑलसेर और बेल्यू दोनों ने मिलकर वांग फेई पर हमला करके उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया था। मैं ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन मुझे हेजवान के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। वो आधे साथ यहाँ से डिसअपियर हो गई। वांग लिन यहाँ पर सीतुनन का पूछता है, लेकिन लिंग त्यानो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं डिवाइन सेंस को फैला के किसी को भी फॉलो करूं। अब यहाँ पे ऑल सीर का और जो बेलू का कनेक्शन क्या है, वांग लिन इसको बहुत ही अच्छे से समझ चुका था, क्योंकि ये लोग पहले भी डीमन स्पिरिट लैंड में आते रहे हैं। तो यहाँ पर जाहिर है इन लोगों ने जितने एंशिएंट डीमंस है उनसे कनेक्शन तो बना के रखे होंगे। अब जैसा कि तुम्हें याद है कि सीनियर ज़्याओई को लिंग त्यानो ने ट्रैप करने के लिए जो फायर डीमन कंट्री का एंशिएंट डीमन था उससे डील किया था। तो ऑलसीर तो प्लानिंग के नाम पर इन सब के बाप है वांग लिन के छोड़ के। वो तो इससे पहले ही बहुत सी चीजें बेलू के साथ शायद प्लान करके आए हूँ। अब वांग लिन डिसाइड करता है कि ये आगे जाएगा, तो यहाँ पे लिंग त्यानो भी उसको साथ पाकर थोड़ी हिम्मत जुटाता है और वो भी कहता है कि ठीक है फिर मैं भी 9th फ्लोर पे जाऊंगा। अब यहाँ पे वो हुसवान को देखा गया सेम चीज यूज करते हैं और फॉर्मेशन एक्टिवेट होते साथ ही यहाँ से ये लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वही 9th फ्लोर पे तो अलग ही सीन चल रहा था। यहाँ पे बाइलो जो है एक मिस्टीरियस फिगर से फाइट कर रहा था और यहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहता है कि ताजियान बाहर निकलो, तुम कब तक मुझसे मुंह छिपा के बैठे रहोगे। यहाँ पे हुसवान भी एक डेविलिश फिगर से फाइट करने में लगा हुआ था, लेकिन इसकी कंडीशन जो थी ये पहले से ज्यादा ठीक लग रही थी, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि इनके पास तो सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन के पिल्स हैं। और रही बात ऑलसीर और बेलू के साथ जो कुछ भी हुआ, तो वो जानता है कि ये सही मौका नहीं है इनसे भिड़ने का। यहाँ पर इनके सामने एक बड़ा सा पैलेस मौजूद था जो कि ब्लैक मिस्ट
मिस्ट से पूरी तरीके से कवर था। इसी के अंदर से टाजियान की आवाज आ रही थी जो कि हंसते हुए कहने लगता है कि बस थोड़ी देर और, एक बार सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन की बॉडी मेरी हो जाए, फिर मैं खुद तेरे सामने आऊंगा और तुझे डिवोर करके तुझे अपना बना लूंगा। इस दौरान हम देखते हैं कि 8वें फ्लोर पर जो कैंडल यहाँ पे जो इकलौती जल रही थी, अचानक से इसकी जो लाइट थी वो धीरे धीरे डिम पड़ने लगती है। और तुम्हें पता ही है कि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन की लाइफ स्पैन इससे बिलोंग करती है। यहाँ पे सभी जानते हैं कि ये जो डेविल ताजिया है, अगर इसे रोका नहीं गया तो सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन की बॉडी इसकी हो जाएगी, फिर किसी को यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, उल्टा वो सभी को मार के डिवोर कर जाए। अब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि एक साथ अटैक करके इस पैलेस को ही तोड़ दिया जाए। यहाँ पे वांग लिन एंशिएंट गॉड का पंच रेडी करता है, ऑलसीर अपना हेवनली फेट फिंगर अटैक को प्रिपेयर करता है, लिंग तियानवू अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को यूज करता है, बायलू यहाँ पर अपने एंशिएंट पंच के साथ साथ जो 24 एंशिएंट फ्लैग्स थे उन्हें भी बाहर निकालता है। और हर एक फ्लैग में एक मिस्टीरियस पावर थी और जिसके बारे में अगर तुम्हें डिटेल में जानना हो तो कमेंट में जरूर बताना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, ऐसे झोंक से देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ियाओई जो कि इंजर्ड था वो भी यहाँ पर सब कुछ लगा देता है और सभी लोग मिलकर एक बड़ा सा अटैक प्रिपेयर करते हैं। और जैसे इस पैलेस के गेट पे मारते हैं ना, तो ये तोड़ने तो चले थे इस पैलेस के गेट को, लेकिन पूरा पैलेस ही धराशायी हो जाता है। जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है कि डीमन स्पिरिट लैंड के ऊपर भी अगर कोई होगा तो उससे ये आवाज सुनाई देगी। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये बॉटल वर्ल्ड में है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है कि डीमन स्पिरिट लैंड भी ऐसे मानो थरथरा के जैसे कांप सी उठती हो। सभी को यहाँ पे हलचल फील होती है, सभी को लगता है कि आखिर चल क्या रहा है। वही दूसरी तरफ जो आखिरी कैंडल वहाँ पे जल रही थी, जिसकी लौ फड़फड़ा रही थी, अचानक से वो बुझ जाती है। और यहाँ हम सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन के फिगर को देखते हैं जिसकी आगे टिम पड़ जाती है। अचानक से उसके अंदर डेविलिश ऑरा समाने लगती है और उसकी आंखों में यानी कि लेफ्ट आई में हमें वही स्टार्स रोटेट होते हुए नजर आते हैं कि तभी यहाँ पर ये बंदा यानी कि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन खड़ा होता है। लेकिन इसके अंदर की जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे फेड होने लगती है। लेकिन बायलू जानता था कि अभी पूरी तरीके से इसने इस पे कब्जा नहीं किया होगा, तो अगर मैं चाहूँ ना तो अभी भी मार के बाजी पलट सकता हूँ। यहाँ पे ऑलसीर जो कि बिल्कुल पागल हो चुका था, उसके चेहरे की हंसी ही बता रही थी कि ऑलसीर न जाने कितने वक्त से बिल्कुल डेस्परेटली वेट कर रहा था। सभी यहाँ पे हैरान थे, लेकिन यहाँ पे जो हिजवान है उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे देखकर मास्टर कह के रिस्पेक्ट देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी इसके ऑरा को फील कर पा रहे थे और बढ़ती हुई डेमोनिक ऑरा को भी, जो कि हर जगह से ये ऐसे निचोड़ सा रहा था। इवन स्पिरिट लैंड के ऊपर जितने भी डेमोनिक कल्टिवेटर्स थे, डेमोनिक फिगर्स थे, डेमोनिक लोग थे, उनके अंदर से ऐसे एनर्जी ड्रेन होने लगती है और वो लोग ऐसे कमजोर होकर जमीन पे गिरने लगते हैं। और किंग लिन के बॉडी में जो सेलेस्टियल ऑरा थी उससे यहाँ पर दूर दूर से लोग फील कर पाते हैं। इवन के ब्रिलियंट वाइट डिवाइन रियलम में भी जो लोग थे, जो पावरफुल लोग थे, वो फील कर पाते हैं, जिनमें से एक मू बिंग मिंग और वो ओल्ड मैन जिसने कि वांग लिन को रोका भी था। सबको ये पावर फील होती है। सभी लोग यहाँ पे हैरानी के साथ खड़े हो जाते हैं कि क्या सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन आ गया। यहाँ पे हम मास्टर प्रेम स्पार्क को भी देखते हैं, वो भी फील कर चुका था, पर तभी सभी यहाँ पर कहने लगते हैं कि नहीं, भले ही ये ऑरा उनकी हो लेकिन ये वो नहीं है। काफी मिस्टीरियस सी वाइब यहाँ पे इन सभी को फील हो रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि कल्टिवेशन अलायंस के अंदर वो जो बंदा बैठा था जो कि अकेले कमरे में मौजूद था, वो भी हैरान था और उससे खुशी थी कि चलो ये सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन तो नहीं। इस दौरान हम यहाँ पे जब मिस्टीरियस फिगर की बात कर रहे हैं, पावरफुल फिगर की बात कर रहे हैं, तो ताओ शिन को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सुजाकू प्लेनेट के अंदर वो जो रेड सी था उसके अंदर हम ताओ शिन को देखते हैं, जहाँ पर वो अब तक अपनी आंखें नहीं खोला था। मतलब कि लिटरली इतना बड़ा वॉर चल रहा है, इतने पावरफुल कल्टिवेटर्स हैं, लेकिन यहाँ पे ताओ शिन अपनी आंखें खोलता है और वो स्माइल करता है और कहने लगता है कि मेरे आगे तुम कुछ भी नहीं। लिटरली इसका मतलब है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अगर तुम्हें भी नॉवल का स्पॉइलर दे दूं ना तो तुम ऐसे इस ताओ शिन को तुम लोग जितना समझते हो ना, ये उससे भी कई गुना ज्यादा है। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम ताओ शिन को देखते हैं कि जिससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। वो बस इतना कहता है कि अगर तुम मुझसे 100 साल बाद मिलते ना तो तब मैं तुम्हें बताता कि मैं क्या चीज हूँ। इस दौरान सीन शिफ्ट होकर वर्मिलियन डिवाइन सेक्ट के अंदर का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सफेद संगमरमर जैसी बनी हुई बड़ी सी माउंटेन को देखते हैं, जिसके ऊपर वर्मिलियन वर्ड सेक्ट का जो एम्परर है, होली एम्परर, वो बैठा हुआ था। और बताया ये जाता है कि इस जगह के आसपास जो टेम्परेचर रिलीज होता है ना, उसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन थे ये बिल्कुल मजे से बैठे हुए थे, लेकिन देखने से लग रहा था कि ये बिल्कुल अपने समय के बिल्कुल अंतिम वक्त में पहुंच चुके हैं। और जब वो इस पावर को यानी कि इस ऑरा को फील करते हैं किंग लिन की, तो उसे अपने सेक्ट की फिक्र होती है, क्योंकि ये वही एम्परर है जिसने की वांग लिन को बचाने के लिए सारे एल्डर्स को ऑर्डर दिया था, जो कि अभी भी वांग लिन को बचाने के लिए वही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। यहाँ पे उसे वांग लिन की फिक्र होती है और वो कहने लगता है कि न जाने मेरे इस वर्मिलियन वर्ड सेक्ट का क्या होगा, क्या इसका कोई फ्यूचर नहीं, क्या ये बर्बाद हो जाएगा। और हम वापस से सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन को देखते हैं, जिसके बॉडी में इस
वक्त वही जो डेविल ताजिया है उसका कब्जा था और यहाँ उसे देखते साथ ही जो वांग वही था वो आगे आता है और आते साथ ही अपने सी ऑफ स्पेस को आगे करता है और ये इतना ज्यादा खतरनाक अटैक है ना। वांगलिन भी इस अटैक को देखते साथ ही समझ आता है कि अगर जो सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई है उसके जी रियलम को हटा के अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये शायद ये किंग शुई को भी हरा सके। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि इस स्पेल के चलते ही जो वांग वही है इसे टॉप लेवल के कल्टीवेटर्स में शुमार किया जाता है और दुनिया में गिने चुने कुछ ऐसे ही कल्टीवेटर है जिन्हें कि बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन लिटरली बस एक फिंगर के इशारे के साथ इसके पूरे सी को कोलैप्स कर देता है और यहाँ पे वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देख के वांग वही भारी मन से पीछे हटते हुए माफी मांगता है और मन में कहता है कि मास्टर माफ कीजिएगा कि मुझे आने में देर हो गई। इस दौरान सभी लोग अटैक को प्रिपेयर करते हैं, एक साथ अटैक चलते हैं, लेकिन ऑल सीर बेलू सभी को सेकंड्स में यहाँ पे अकेले किंग लिन ने निपटा दिया था, यानी कि ताजिया ने। और ये सब कुछ ऐसे पलक झपकते होता है, पलक झपकते ही तीनों को वो एक साथ ऐसे निपटा देता है, पहले वो फिर वो फिर वो। वांग लिन इस दौरान पीछे हट जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसके बस की यहाँ पे कोई भी चीज नहीं। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर उसके दिमाग में जो डीमन स्पिरिट लैंड में उसने वो जो लिंग टेनो जैसा दिखने वाला एक स्कैडर डेविल के फिगर को देखा था उसके बारे में सोचता है। वो कहता है कि आखिर वो कौन है, क्योंकि तब वो भी वांग लिन के पीछे पड़ा था और तब एंशिएंट डीमन बाइलू ने ही उसकी बॉडी में आकर उसकी जान बचाई थी। अब यहाँ पे हम उस ब्लैक रोब मैन और यहाँ पे मास्टर वॉइड को देखते हैं जहाँ पर इन दोनों ने साथ में हाथ मिला लिया था और ये सोचते हैं कि भाई इस रासिया से हम बाद में निपटेंगे, पहले इस बंदे को हटाया जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका टारगेट था वांग वही, क्योंकि ये ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका था बैटल करते करते, तो ये दोनों मिलकर उसकी तरफ अटैक करते हैं और मास्टर वॉइड बस वांग लिन की जो भड़ास थी वो इस पर निकालना चाहते थे और मन में कहने लगते कि तूने इसकी हेल्प की थी ना, तब अब तू देख। लेकिन तब तक हम वांग लिन को देखते हैं जिसने कि उस एंशिएंट फर्नेस का यूज करते हुए जगह को स्वैप कर दिया था। अब वांग लिन की तरफ ये अटैक बढ़ रहा था तो वांग लिन निकालता है अजोर शील्ड और उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जिसके साथ ही वांग लिन इंजर्ड तो था लेकिन पकड़ता है वो वांग वही को और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग अभी भी ताजिया से फाइट करने का सोचते हैं, लेकिन जो डेविलिश ब्लैक फॉग था ना वो यहाँ अकेले सभी को निपटा के रख देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस धुएं में से ऑल सीर बेलू सब बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होके बाहर निकलते हैं। यहाँ पर बेलू तो बिल्कुल खून से ऐसे लथपथ था। इस दौरान यहाँ पर इनके साथ वो जो ओल्ड मैन आया था यहाँ पर इससे तक मार चुका था ये बंदा। यहाँ पे वांग लिन समझ चुका था कि रुकने का कोई मतलब नहीं, यहाँ से निकल जाओ। वांग लिन यहाँ से तेजी से एस्केप कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ताजिया ने एक जायंट से ब्लेड को बना लिया था और जिससे ये पूरी तरीके से बेलू को दो हिस्सों में काट चुका था। तभी यहाँ पर जैसे उसकी बॉडी दो टुकड़ों में कट जाती है यहाँ से, तो ब्लडी मिस्ट उसके बॉडी से निकलते हुए एक बहुत बड़ा शेप लेने लगती है और फाइनली यहाँ पर बेलू का जो एंशिएंट डीमन वाला जो ओरिजिनल फिगर था वो अपीयर होता है। यहाँ पे बेलू उससे कहने लगता है कि तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, हमारे बीच एक सौदा हुआ था कि तुम्हें बस मेमोरी चाहिए किंग लिन की और मुझे इसकी बॉडी, लेकिन तुमने मुझे एंड में धोखा दे दिया। इस दौरान ताजिया जो है वांग लिन की तरफ नजरें दौड़ाता है क्योंकि वो वांग लिन की बॉडी से एंशिएंट ऑरा को फील कर चुका था। इस दौरान वांग वही वांग लिन से कहता है कि मेरी वाइफ के पास जाओ और उससे जाके कहो कि इस जगह को ओपन करे, हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं तब तक यहाँ सबको संभालता हूँ। अब यहाँ पे मास्टर वॉइड से वो अकेले फाइट करता है और वांग लिन को आगे जाने देता है। वांग लिन जाता है, उसे उठाता है अपनी पावर की मदद से और उससे बस इतना कहता है कि सीनियर वक्त नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूँ, बस हमें यहाँ से निकलना होगा। अब यहाँ पर वो इमीडिएटली फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है क्योंकि तुम्हें पता है कि वो फॉर्मेशन मास्टर है। इस दौरान हम देखते हैं कि मास्टर वॉइड से जो वांग वही फाइट कर रहा था वो इमीडिएटली इसे अपने एक स्पेल में थोड़ी देर के लिए ट्रैप करते हुए सीधा वांग लिन और उसकी वाइफ के पास आ जाता है। यहाँ पर 6 गोल्डन पिलर्स जो कि ग्लो कर रहे थे और एक एक करके यहाँ से डिसअपीयर हो रहे थे कि तभी यहाँ पर मास्टर वॉइड जो कि इन्हें जाता हुआ देखकर गुस्से में कहता है मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वांग वही के जो वाटर स्वॉर्ड थे ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इस दौरान वो जो ब्लैक रॉब पहने हुए बंदा था ये जो कि इंजर्ड हो चुका था ये भी अब इनके साथ यहाँ से एस्केप करना चाहता था, लेकिन तब तक ये तीनों यहाँ से टेलीपोर्ट होकर 8th फ्लोर के पास पहुंच चुके थे। वही दूसरी तरफ बेलू को यहाँ पे ताजिया ने आधे से ज्यादा डिवोर कर लिया था, पर अब वो अपने आधी अधूरी शरीर के साथ जो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन अरे था वहाँ की ओर जाता है, लेकिन तब तक ताजिया भी हंसते हंसते उसके पास पहुंच चुका था। इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं और हेज़ुआन से पता चलता है कि इनके मास्टर यानी कि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन जब धीरे धीरे करके पोजेस हो रहे थे तो उन्होंने पोजेस होने से पहले कुछ वर्ड्स कहे थे और वो कुछ इस तरीके से थे कि जिन्हें कि मैं डिकोड नहीं कर पा रही, लेकिन वो वर्ड ऐसे थे कि रेन सेलेस्टियल रेन टेंपल, किंग शुआन का रॉयल ब्लड और ओरिजिन सोल क्रिस्टल। यहाँ पर वांग लिन जब ये सुनता है तो मन में बड़बड़ाना शुरू कर देता है क्योंकि इस बात का कोई तुक
नहीं बन रहा और वो समझ जाता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। और अगर सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन अपने आखिरी वक्त में ये बात कह रहा है तो जाहिर है कोई बहुत बड़ी बात होगी। अब यहाँ पे वांग लिन दिमाग लगाता है कि रेन सेलेस्टियल रेन टेम्पल ये तो दूर की बात है और ओरिजिन सोल क्रिस्टल ये क्या है ये अभी भी वांग लिन को नहीं पता, लेकिन उसके पास जो था वो थी किंग शुआन यानी कि उनकी बेटी और उसका रॉयल ब्लड। यहाँ पर एक डेविलिश एनर्जी वाला जायंट सा ड्रैगन इनकी तरफ बढ़ता है और इन्हें डिवोर करने को जाता है, पर तब तक वांग लिन निकालता है सीनियर ज़ोई का पगोड़ा और इमीडिएटली जो किंग शुआन था उसकी बॉडी से ब्लड निकालता है और फिर मन में कहने लगता है कि आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ पर उसके ब्लड की कुछ बूंदों को निकालते साथ ही सीधा वो इस ड्रैगन की तरफ ऐसे थ्रो करता है और यहाँ ये ड्रैगन तो दर्द के मारे जैसे छटपटाता है, इससे भी ज्यादा दर्द ताजियान को हो रहा था। जानवर उसकी बॉडी में था, अचानक से उसमें वही ब्लड मार्क उसे नजर आते हैं और वो कर्राते हुए कहने लगता है कि किंग लिन तो तुम्हारा शुरू से ये प्लान था कि तुम्हारी बॉडी को पोजेस करने के बाद भी तुम्हारे डिसेंडेंट को मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे स्पेलन पे तो काम ही नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि 8वें फ्लोर के पास अब वो जो ब्लैक रोब पहना हुआ बंदा था ना ये भी पहुंच चुका था कि तभी यहाँ पर टासिया कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे खून को तो मैं नहीं मार सकता लेकिन बाकी लोगों का क्या। हाँ, और अब वो सबसे पहले वांग लिन की तरफ एक स्वॉर्ड अटैक चला देता है। वांग लिन इमीडिएटली अपनी जगह को स्वैप करने की कोशिश करता है फर्नेस की मदद से उस ब्लैक रोब पर्सन के साथ, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो ब्लैक रोब पर्सन पे यूज करता है ना तो अचानक से उसके फोरहेड का जो मार्क था जो कि एक फ्लेम ड्रैगन है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और एक ऐसा पावरफुल फोर्स क्रिएट होता है कि भले ही जगह स्वैप हो गई लेकिन अटैक वांग लिन की तरफ जाता है। अब वांग लिन माहौल बिगड़ता हुआ देखकर इमीडिएटली निकालता है अज़ोर शील्ड क्योंकि अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा था, पर यहाँ उसके जो अटैक्स इस पे पड़ते हैं ना तो शील्ड जैसे क्रैक करने लगता है। वांग लिन समझ चुका है कि अब यहाँ पर कुछ भी छुपाने का फायदा नहीं। यहाँ पर वांग लिन एंशिएंट गॉड की पावर को एक्टिवेट करता है यानी कि इसके फोरहेड पर वो जो 5 स्टार मार्क थे ये पूरी तरीके से ग्लो करते हैं और तेजी से स्पिन करते हैं। इमीडिएटली वांग लिन की बॉडी यहाँ पर एक्सपैंड कर जाती है और अचानक से वांग लिन पकड़ता है अपने एंशिएंट फर्नेस को और इस बार वापस से उस जगह को स्वैप करने की कोशिश करता है क्योंकि वांग लिन एंशिएंट गॉड फॉर्म में था तो और ताकत तुम अंदाजा लगा सकते हो। और अगले ही पल वांग लिन की जगह उस ब्लैक रॉक वाले बंदे से स्वैप हो जाती है। इस बार उसका जो टैटू मार्क था ना वो भी उसको नहीं बचा पाता, जिसके चलते अभी अटैक सीधा इस बंदे को पड़ जाता है यानी कि ब्लैक रॉक वाले बंदे को इसकी बॉडी के 2 टुकड़े होते हैं और इसका जो ओरिजिन सोल है ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। लेकिन तभी एक चीख आती है और एंशिएंट डेविल के कानों में एक आवाज जाती है कि लॉर्ड एंशिएंट डेविल मेरी बात सुनिए, मैं लू हाउ, मैं वही सुप्रीम का 7वां डिसाइपल हूँ। यहाँ पे ये सुन नहीं था कि अचानक से जो दूसरा अटैक इसकी तरफ बढ़ रहा था वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एंशिएंट डेविल था ये यहाँ पे एक तेजी से दहाड़ मारता है जिसके चलते यहाँ पे उसका एक इल्यूशनरी फिगर भी बनता है जिसकी एक सींग थी। यहाँ पे सभी को इस आवाज के चलते काफी ज्यादा पेन हो रहा था। अब प्रीवियस बैटल के चलते 8वां और 9वां जो लेयर था ये बिल्कुल ऐसे मिक्स हो चुका था, मतलब कि दोनों के बीच का कोई गैप नहीं रहा, तो सभी लोग यहाँ पे ऐसे तितर बितर से हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेलेस्टियल कपल से इनकी हालत खराब थी ये भी उस अटैक को और उस साउंड वेव को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंजर्ड हालत में थे। इस दौरान वांग लिन जिसकी बॉडी एक्सपेंड कर चुकी थी अब यहाँ पे पूरी तरीके से एंशिएंट गॉड वाले लुक में आ चुका था और यहाँ पे वांग लिन जैसा सभी को बता रहा हूँ कि हाँ देख लो हूँ मैं एंशिएंट गॉड, है मेरे पास एंशिएंट गॉड की बॉडी और मैं तुमसे आज फाइट करने वाला हूँ। यहाँ पे वांग लिन और जो एंशिएंट डीमन बाइलू है इन लोगों पर ही बस ये जो दहाड़ थी ये कुछ खास असर नहीं कर पा रही क्योंकि ये तीनों ही एंशिएंट ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। जैसा कि तुम्हें पता है एंशिएंट डीमन, एंशिएंट डेविल और एंशिएंट गॉड। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन की बॉडी एक्सपेंड हुई थी एंशिएंट गॉड फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 स्टार उसके जो फोरहेड पर रोटेट हो रही थी उसके साथ उसका जो वर्मिलियन वर्ड मार्क था कहीं ना कहीं वो इस एंशिएंट गॉड बॉडी के साथ ट्रांसफॉर्म हो रहा था और फ्यूज हो रहा था। तो वांग लिन की हम बॉडी में थोड़ा सा वो वर्मिलियन वर्ड का शेप भी देखते हैं, लाइक उसकी टेल बाहर आती है। और भाई एनिमेशन में मैं इस सीन के लिए ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे एंशिएंट डीमन बाइलू कहने लगता है कि क्या संयोग है, यहाँ पर एंशिएंट ऑर्डर के तीनों लोग एक जगह एक मैदान पे खड़े हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन जो कि टासिया की तरफ बढ़ रहा था उसे देखते साथ ही बाइलू भी उसे ज्वाइन कर लेता है। दोनों की बॉडी काफी ज्यादा एक्सपेंड कर चुकी थी और सभी तो बस इन्हें ही देखे जा रहे थे क्योंकि सबकी बॉडी बहुत छोटी नजर आ रही थी। यहाँ पे टासिया वांग लिन को देखते ही समझ जाता है कि इसके अंदर रॉयल ब्लड है, वो भी एंशिएंट गॉड का। अब यहाँ पे एंशिएंट लैंग्वेज का यूज करते हुए बेलू वांग लिन से पूछने लगता है कि बताओ क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगे। वांग लिन यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसके एक्शन ही बता रहे कि भाई हाँ मैं इसे मारना चाहता हूँ। और वो निकालता है अपना वही स्पेयर और इसे देखते साथ ही वो जो तासिया था वो कहने लगता है कि अगर ये सॉलिड फॉर्म में होता ना तो शायद मैं एक बार घबराता, लेकिन तुम बस एक 5 स्टार एंशिएंट गॉड हो। अब यहाँ पे वांग लिन आगे बढ़ने का नाटक करते हुए इमीडिएटली अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए सीधा सेलेस्टियल कपल्स को उठाता और यहाँ से एस्केप करने लगता है। ये चीज देखते साथ ही वो जो तासिया था वो वांग लिन के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। बेलू भी
बायलू भी शॉक था कि आखिर ये वांगलिन के दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे वांगलिन सीधा ले जाता है 7th फ्लोर तक और सेलेस्टियल कपल से कहता है कि सीनियर्स, बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से निकलो, मैं यहाँ पर तब तक इसे होल्ड करके रखता हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले तो ये दोनों नहीं मानते, लेकिन वांगलिन के जिद करने पर ये लोग चले जाते हैं। असल में वांगलिन का प्लान ये था कि यहाँ पर वो जो फायर स्पिरिट थी वो अब इसे अब्सॉर्ब कर ले, जिसके चलते अब वांगलिन की ताकत भी और ज्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पर टाजिया भी बिल्कुल पागलों की तरह इन्हीं की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांगलिन फुल स्पीड के साथ यहाँ की फायर ओरिजिन एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में लग जाता है और ज्यादा इस लावा के डीप में वो जाने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहा था। यहाँ पे वांगलिन इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था कि जो ड्रैगन था ना, फायर ड्रैगन, उसकी स्पिरिट यहाँ अवेकन हो जाती है। वो अपनी आंखें खोलता है और सीधा ऊपर की तरफ देखता है। अवेकन के चलते यहाँ पर वांगलिन का जो वर्मिलियन बर्ड था वो भी तेजी से दहाड़ मारता है। यहाँ पे वांगलिन का वर्मिलियन बर्ड जैसे ही चीख मारता है ना, तो यहाँ पर ये आवाज सीधा जो वर्मिलियन बर्ड सेक्ट के लोग वांगलिन को बचाने के लिए आ रहे थे वो भी इसे सुन पा रहे थे, क्योंकि ये सभी उसी से लिंक्ड एक वर्मिलियन बर्ड के ऊपर ही सवार थे और जो कि इनके साथ ही चल रहा था। और यहाँ पर इस चीख में ना एक दर्द था, जिसका मतलब ये मैसेज दे रहा है कि वांगलिन खतरे में है। और वांगलिन कौन है? वर्मिलियन बर्ड सेक्ट का फ्यूचर का होली एम्परर। बना नहीं है लेकिन बनने वाला है, क्योंकि जो अभी के होली एम्परर है वर्मिलियन बर्ड सेक्ट के, उन्होंने खुद कहा था कि अब यही बंदा जो है जो कि हमारे इस सेक्ट को बचा सकता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि कल्टीवेशन अलायंस के जितने भी लोग थे उन सभी को भी खबर मिल चुकी थी कि बैटल को इमीडिएटली रोक दिया जाए। इस वक्त ऑल हेवन इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को किंगलिन की केव के पास इकट्ठा होने का ऑर्डर दे दिया जाता है। यहाँ पे हम ब्रिलियंट वॉइड रियलम में मूविंग मी को देखते हैं। साथ ही दो बंदे और थे, जिनमें से एक यंग मैन था जो कि उसकी तरफ देख रहा था और देखकर उसे स्माइल करता है और कहता है कि सेंट्रेंस आप भी यहाँ पे आ गई। कि तभी यहाँ पर जो हम ओल्ड मैन को देखते हैं वो यहाँ पर मूविंग मी को याद दिलाता है कि एक बात याद रखना, तुम्हारा 9th अवतार भले ही जिस रीजन से डिस्ट्रॉय क्यों ना हो गया हो, लेकिन कभी भी उसे हमारे मिशन के बीच आने मत देना। ना वो लड़का तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना ही तुम्हारा उसके साथ जो बच्चा हुआ था वो, क्योंकि बहुत ही जल्द इनर और आउटर रियलम के बीच का ये जो गैप है ना, ये ओपन होने वाला है। तो उस ऑर्डिनरी कल्टीवेटर के लिए हमारे मिशन को बर्बाद मत करना। यहाँ पे ये सुनते साथ ही मूविंग में कहने लगती है कि आपका कभी उससे पाला नहीं पड़ा और हाँ, वो कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं है। सुनकर ओल्ड मैन को गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या है, अगर वो सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर भी हुआ तो भी इससे फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि भले ही वो यहाँ पर किसी मिस्टीरियस तरीके से आ चुका हो, लेकिन अब वो जा चुका है और वो एट द एंड बस एक आउटसाइडर है और एक कल्टीवेटर है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि इस ओल्ड मैन को पता नहीं कि वांगलिन के पास फिलहाल वर्मिलियन वर्ड मार्क का पावर है, साथ ही उसके पास एंशिएंट गॉड बॉडी है और हेवन डिफाइंग बीड है, ये भी इसे नहीं पता। जिसके बाद ये बंदा थोड़ा हताशा के साथ कहता है कि मैंने एक दोस्त से वादा किया था कि मैं उसकी मदद करूंगा, क्योंकि आज किसी ने उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया है, इसलिए मुझे अपने वादे को निभाने के लिए जाना होगा। यहाँ पे मूविंग में भी उसी के साथ चलती है। इस दौरान हम वांगलिन को देखते हैं जहाँ पर वो भी अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे वो समझ चुका था कि वो जो फायर ड्रैगन था वो पूरी तरीके से अवेकन हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 7th फ्लोर तक ऑलमोस्ट सभी आ चुके थे और ये जो ड्रैगन था ये वांगलिन को छोड़कर बाकी सब पे टूट पड़ता है। यहाँ पे टाजिया जो कि इस वक्त सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन की बॉडी में है, तो वो उसके स्पेल का भी यूज करने लगता है। अब इस स्पेल का यूज कर रहा है तो मतलब कि बायलू के लिए खतरे की घंटी, और वो उल्टे पैर दौड़ने लगता है। और यहाँ वो जो स्पेल चलता है सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन का, और क्योंकि ये जो फायर ड्रैगन था ये उन्हीं का एक गार्ड था, तो वो बर्निंग द हेवेंस नाम के स्पेल के आगे रेजिस्ट नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं इसके अंदर भी अब एक डेविलिश सी ऑरा एंटर करने लगती है। इस दौरान यहाँ पर जो टाजिया था वो खुश होते हुए कहने लगता है कि देखा, अब तो मैं इसके स्पेल को भी यूज कर पा रहा हूँ। इसकी बॉडी और मेरा सोल दोनों अब एक हो चुके हैं और अब मैं हमारे एंसेस्टर के रास्ते पर चलकर एक 9 स्टार का एंशिएंट डेविल बनूंगा और फिर एंशिएंट डेविल टेंपल में भी जाऊंगा और ट्रू एंसेस्टर का छोड़ा हुआ वो जो इनहेरिटेंस है उसको भी अचीव करूंगा। यहाँ पे मास्टर वॉइड को हम देखते हैं जो कि काफी ज्यादा टेंशन में आ चुका था, क्योंकि उसका जो फर्स्ट हेवेंस ब्लाइंड है उसके आने का वक्त हो चुका था, जैसा कि तुम्हें मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था। अगर तुम्हें नहीं पता तो और मत देखो एपिसोड, मत देखो वीडियोस, मैं नहीं बताने वाली। यहाँ पे हम देखते हैं कि हेवन का ब्लाइट जब आता है तो आसमान में ऐसे 5 स्टार ग्लो करते हैं और जिसे देखते साथ ही जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो समझ जाएंगे कि किसी का हेवन ब्लाइट आने वाला है और इसे काफी दूर से देखा जा सकता था, जो कि यहाँ पर मूविंग में और वो ओल्ड मैन भी देखकर समझ चुके थे। इस दौरान हम देखते हैं कि पहली लाइट तेजी से डीमन स्प्रिंट लैंड होते हुए सीधा यहाँ पर जो अपना मास्टर वॉइड था इसकी तरफ चार्ज करती है, जिसके ओरिजिन सोल ऑलरेडी इस फ्लेम के चलते काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। इस लाइट के पड़ते हुए उसकी ओरिजिन सोल ऐसे चीख मारती है, उसे काफी ज्यादा पेन होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि टाजियान के उस बर्निंग द हेवन स्पेल के चलते यहाँ पर चारों तरफ का टेम्परेचर और ज्यादा रेस कर चुका था और यहाँ पे काफी ज्यादा आग की लपटें भी फैल चुकी थी और अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लैक फ्लेम्स को देखा जा सकता था। वांगलिन को भी यहाँ पेन हो रहा था और यहाँ पे टाजिया जब मास्टर वॉइड को देखता
देखता है तो वो कहता है कि अगर ये इससे सरवाइव कर गया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे अपना एक स्कैटर डेविल सर्वेंट बना लूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टाजिया जो था वो यहाँ पर उस ब्लैक रॉक वाले बंदे जिसकी ओरिजिन सोल का कुछ हिस्सा यहाँ पे बच चुका था और जो कि अब इसके साथ था, तो उससे कहता है कि देखो तुमने बताया कि तुम सुप्रीम के 7th डिसाइपल है ना, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहूंगा। अगर तुम इस ड्रैगन को डिवोर कर सकते हो, इस फायर ड्रैगन को, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लपकता है इसे डिवोर करने को। लेकिन जो फायर ड्रैगन है वो सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन का काफी ज्यादा लॉयल है और यहाँ वांग लिन के ऊपर उसने अटैक इसीलिए नहीं किया था क्योंकि उसे उससे कुछ फेमिलियर सी वाइब आई थी। शायद हो सकता है कि उस वर्मिलियन वर्ड की वजह से। तो अब जब ये देखता है कि इसकी तरफ एक बंदा लपक रहा है तो वो इमीडिएटली वांग लिन की तरफ चार्ज करता है जैसे कि वो खुद को सैक्रिफाइस कर रहा हो, और वो वांग लिन की तरफ बढ़ते हुए अपने सर को हल्का सा नीचे की ओर झुकाता है और जैसे हाँ में जवाब देता है, और जैसे कि वो इसे इशारा कर रहा हो कि हाँ तुम मुझे डिवोर कर लो, तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ, तुम यहाँ से सर्वाइव करो। पलक झपकते ही वांग लिन के फोरहेड के जरिए से ये एंटर हो चुका था फायर ड्रैगन की पावर, और यहाँ पर जो उसका वर्मिलियन वर्ड मार्क था वो भी एक फायर बर्ड है। यहाँ पे दोनों की फायर जो है वो आपस में मिक्स होकर उसके अंदर एक अलग ही चीज को क्रिएट करना शुरू कर देता है, और यहाँ पर वांग लिन के अंदर जो सोर्स ओरिजिन एनर्जी थी वो भी जैसे रिएक्ट करती है। अब ये तीनों मिलकर वांग लिन की बॉडी के अंदर सोर्स ओरिजिन फायर सीड को क्रिएट करना शुरू कर देती है, और यहाँ पर ये चीज दूर खड़ा बेलियो समझ लेता है और अब वो मन में कहने लगता है कि शायद अभी भी मेरे पास कोई मौका है। यहाँ पे बस उसे वांग लिन को थोड़ा हेल्प करना था, क्योंकि अगर वांग लिन के अंदर ये जो सोर्स ओरिजिन फायर सीड बन गया तो वांग लिन हर फायर को कंट्रोल कर पाएगा। यहाँ पे अब वो वांग लिन की मदद को चाहता है। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ दो तरह की फायर के चलते एक वॉर्टेक्स भी बनता है जिसके अंदर की उस ब्लैक रॉक बंदे की सोल ट्रैप होते होते रह जाती है। टाजिया ने वक्त रहते इस बंदे की सोल को ना बाहर पुल कर लिया था, लेकिन अब जब एंशिएंट डीमन बाइलू वांग लिन के अंदर उम्मीद देखता है ना तो वो सीधा बढ़ता है, अपने एक स्टार को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करा देता है, पूरी स्पीड के साथ सीधा भिड़ जाता है उस टाजिया से। अब यहाँ पे उससे भिड़ते साथ ही वो दूसरे को भी सेम डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते माँ के एक पंच मारता है और यहाँ पर वो जो ब्लैक रॉक मैन का जो सोल था ना वो इसके हाथ से ऐसे छिटक जाता है और वांग लिन इसे पकड़ता है और डिवोर कर जाता है, जिसके चलते जो रिएक्शन वांग लिन की बॉडी के अंदर हो रहे थे वहाँ का हीट और बढ़ जाता है। कि तभी यहाँ पर वांग लिन के डेंटियन के अंदर हम उस सीड को बनता हुआ देख पाते हैं, यानी कि वो जन्म ले चुका था, अब यह सॉलिड फॉर्म ले रहा था, और इस दौरान जो ब्लैक फ्लेम्स थी आसपास की वांग लिन उससे भी डिवोर कर जाता है और वो भी सीधा जाके इस प्रोसेस का हिस्सा बन चुका था। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन की बॉडी में काफी ज्यादा हीट बढ़ चुकी थी, जिसके चलते यहाँ पर उसका जो वर्मिलियन बर्ड मार्क था ये अब और तेजी से ग्लो करता है, और ये वर्मिलियन बर्ड जो था ये उसकी फर्स्ट फायर सोर्स एनर्जी है। बाकी और जो सेकंड था वो उस फायर ड्रैगन की सोल, और बाकी सब इसके साथ जो ऐड होते गए उनकी रैंकिंग्स उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो वर्मिलियन बर्ड मार्क था ये मेन फायर सोर्स होने के चलते अब ये अवेकन होने लगता है। अचानक से चारों तरफ फ्लेम बढ़ चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2nd फ्लोर तक फ्लेम पहुंच चुका था, और यहाँ ईदुलन को हम देखते हैं जहाँ पर उसे भी ये फ्लेम चारों तरफ से कवर कर लेती है, और वो भी समझ चुका था कि ऊपर के फ्लोर्स पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर अचानक से सेकंड्स में सारी की सारी ये जो फ्लेम्स थी ये पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। वांग लिन ने सभी को अपने अंदर समेट लिया था और वांग लिन हवा में फ्लोट करता है, बाल इसके लहरा रहे थे, और हम देखते हैं कि ये अपनी आंखें खोलता है। इसका वर्मिलियन बर्ड मार्क पहले से ज्यादा और सॉलिड बन चुका था, और इस वांग लिन के हेयर कलर भी हल्के से चेंज होते हैं नीचे से, जो कि किसी फ्लेम जैसा दिख रहा था, और हम देखते हैं कि वो जो वर्मिलियन बर्ड था वो अब पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होके एक व्हाइट वर्मिलियन बर्ड बन चुका है। सॉलिड फॉर्म लेते ही वो वापस से चिल्लाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी को जो भी इस चीख को सुनता है उन्हें पता चल चुका था कि वर्मिलियन बर्ड अब 2nd अवेकनिंग कर चुका है। यहाँ वर्मिलियन बर्ड सेक्ट में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि 2nd अवेकनिंग कर पाए हैं, और जितने ज्यादा अवेकनिंग की जाएगी उतने ज्यादा डिवाइन एम्परर के करीब ये होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 9 लोग इसे बचाने के लिए आ रहे थे ना, जब वो ये चीख सुनते हैं तो भाई इनमें से एक बंदा कहता है कि अगर मुझे अपनी जान देकर भी अभी उसे बचाने के लिए पहुंचना पड़े ना तो मैं 1 सेकंड भी जाया ना करूं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वर्मिलियन बर्ड सेक्ट के एम्परर थे, यानी कि जो कि इस माउंटेन के ऊपर बैठे थे, वो भी उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, और वो कहने लगते हैं कि हमारा सेक्ट एक बार फिर से जागेगा, हम फिर से एक बार सबके ऊपर रूल करेंगे। सो होमीज आज का ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो होमीज नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3 के लाइक्स और 400 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे मैं काम शुरू कर दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।